हेलो एवरीवन। आज हम आपका टॉपिक शुरू करने वाले यूनिट नंबर 6 ईवी बोर्ड क्लास के लिए। हमने आपकी 4 यूनिट अपलोड कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 6 प्रकाश की ऑप्टिक्स, वीडियो नंबर 1। स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि यूनिट्स जो आपकी ये यूनिट 6 है स्टार्ट होती है प्रकाश के अपवर्तन से, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा वैसे देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जानना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा है कि प्रकाश जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल जो है बदल जाती है और प्रकाश अपने वास्तविक पथ से कुछ हट जाता है, डेविएट हो जाता है। तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक पथ से हट जाता है। इट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। आप यहाँ देखिए, ये प्रकाश की आपतित किरण है, ये माध्यम 1 और माध्यम 2 के बीच की सीमा है। जैसे ही वो इस पॉइंट पर आता है प्रकाश की किरण, तो ये दूसरे माध्यम में जैसे एंटर करेगा तो इसके वास्तविक पथ हो गया ये किरण, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। और इस किरण का बैंड होना इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है या विरल है, या ये कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में कितना डेंसर है, कितना गाढ़ा है, या इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये हम ले लेते हैं प्रकाश की आपतित किरण, दिस इज कॉल्ड आपतित किरण, एंड दिस इज कॉल्ड अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, अपवर्तित किरण। और ये इस किरण का क्या है, वास्तविक पथ, वास्तविक पथ, वास्तविक पथ। जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो वो अपने वास्तविक पथ से हटेगा। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह घटना 2 प्रकार से होती है। नंबर 1, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, उदाहरण लिया मैंने विरल माध्यम में एयर, सघन माध्यम में हमने लिया है ग्लास, क्योंकि ग्लास वायु के सापेक्ष अधिक सघन है, तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण, अपवर्तन कोण r से बड़ा होगा। दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टेड एंगल के रेस्पेक्ट में बड़ी होगी। और इस मीडियम के अंदर अगर प्रकाश की चाल v1 है, अगर इस मीडियम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है, तो इन सब सिचुएशन पहले मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक होगी दूसरे मीडियम के अपेक्षा, और इन दोनों का जो अनुपात है यहाँ v1/v2, ये कहलाएगा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 और 2। इसे भी बताएंगे ये क्या चीज है 1 और 2। ये तो तब है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। मान लीजिए आपका प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, इसका रिवर्स केस लेते हैं। ये हो गया आपका ग्लास और ये है वायु, ये है आपकी आपतित किरण, और ये एंगल होगा आपतन कोण I, जो हमेशा अभिलंब से देखना है आपको। और इसके जाने का पथ है ये, वास्तविक रास्ता ये है, बट इसका अपवर्तन कोण r है। अगर इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो और इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो, और ये माध्यम क्योंकि ये सघन है और ये माध्यम क्या, क्योंकि ये विरल है, जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। प्रकाश की चाल बढ़ने से इसका जो पथ है, प्रकाशिक पथ है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये अभिलंब से बड़ा कोण बनाते हुए, आपतन कोण के रेस्पेक्ट में बड़ा कोण बनाते हुए अपवर्तित हो जाएगी। इस कंडीशन में I <r, v2 v1 होगा, और इस सिचुएशन में अपवर्तनांक अगर हम निकालें तो वो आएगा v2/v1 इट इज इक्वल टू 2n1। इसका मीनिंग होगा पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। ये याद रखना है कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है,
अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें एक बात याद रखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के लिए उसकी जो आवृत्ति है, बाकी सब चीजें चेंज हो जाएंगी, उसकी जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसकी चाल है, जैसे उसका आयाम है, बट इसका आवृत्ति चेंज नहीं होती। आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति कांस्टेंट बनी रहेगी, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। कारण है कि आवृत्ति जो है ना स्रोत का गुण होता है, न कि माध्यम का गुण नहीं है आवृत्ति। तो ये बातें याद रखेंगे। अब आते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इसके अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है फर्स्ट लॉ, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है इसका। दूसरा लॉ ये है कि आपतन कोण की जया मीन्स साइनाई, आपतन कोण की जया साइनाई, अपवर्तन कोण की जया साइना का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को नाम दिया गया है स्नेल का नियम। इस नियम को हम प्रूफ करेंगे आगे चलकर, जब हम आपको पढ़ाएंगे वेव थ्योरी, यानी कि वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा तरंगों में अपवर्तन की व्याख्या एक टॉपिक है, तो उसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इट इज इक्वल टू नियतांक। तो ये आप समझ लें प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है। ओके, तो एक तो ये याद रखेंगे कि जब भी प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है, यह हमने पढ़ा भी है। और इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही तल में हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप ये समझ लेंगे। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक को डिफाइन करते हैं, जिसे हम बार बार अपवर्तनांक कह रहे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। 2 तरह के अपवर्तनांक होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक नंबर 1 और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में ये बात पक्की है कि एक माध्यम उसमें निर्वात होगा और दूसरा माध्यम कोई भी सघन माध्यम लिया जा सकता है एक्सेप्ट वायु के। और ये भी याद रखेंगे कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं हो सकता। तो यहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन अगर हम दें तो क्या है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। तो कैसे डेफिनेशन देंगे, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है, इसे म्यू या स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो जब भी आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहीं वर्ड मिले तो समझ लेना
एक माध्यम उसमें निर्वात या वायु है और दूसरा माध्यम क्या होगा 10 इस प्रकार n या म्यू बराबर क्या होगा C/V और इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका क्या अर्थ है, इसको कैसे समझेंगे हम? तो इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसमें हम ये बताएंगे कि जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है उस माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल 1.5 गुनी होगी। मान लीजिए हम बात करते हैं प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है और कांच में प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो हम यहां कहेंगे, अगर बात की जाए कि कांच 1.5 का मीनिंग क्या है, तो हम ये कहेंगे कि भाई निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 1.5 वह भाग होगी किसके, कांच में प्रकाश की चाल का, कांच में प्रकाश की चाल का। जैसे यहां समझ सकते हैं V इक्वल टू क्या लिखे C/μ, इससे भी पता किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं म्यू जो है हमारा 1.5 और म्यू अपवर्तनांक है किसके लिए, कांच के लिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.5वां भाग है। या इसको ऐसे कह दो C इक्वल टू 1.5 इंटू V। इसका मीनिंग क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुनी होगी। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब नंबर 2 पर आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पेलिंग यहां लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, अगर हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें दोनों माध्यम निर्वात या वायु के अलावा कोई भी डेंसर माध्यम होंगे, वो अलग बात होगी कौन सा किसके सापेक्ष सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। तो यहां बताया जा सकता है कि किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात मान लीजिए हमारा प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, हमारा प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, वो होगा WNG। इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं म्यू इक्वल टू C/V से। WNG क्या होगा, ANG डिवाइड बाई कितना होगा ANW। बेसिक बता रहा हूं मैं बिल्कुल,
तो इससे क्या बनेगा, WNG इट इज इक्वल टू ANG को क्या लिखेंगे, C अपॉन प्रकाश की कांच में चाल अपॉन C अपॉन VW। VW का मतलब है प्रकाश की जल में चाल, तो इससे फार्मूला बनेगा WNG इट शुड बी इक्वल टू VW अपॉन VG। तो यहां पढ़ा जाएगा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। आप इसे नोट कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे इधर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहीं पे अगर हमें निकालना पड़ जाए उल्टा इसका G&W, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चालों का अनुपात। तो ये जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ और ये क्या हुआ, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ। दोनों फार्मूले आपके सामने। ओके बेटा, तो आपका ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने क्लियर कर लिया है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आगे चल के हमें बहुत हेल्प करेंगी आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं इसका। देखिए, वास्तविक एवं आभासी गहराई का जो टॉपिक है, ये कह सकते हैं हम छोटी मोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है यह समझने के लिए। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित ही ये घटना है। मान लीजिए किसी बर्तन के अंदर जल भरा हुआ है। जल कैसा है, सघन माध्यम, जल के बाहर वायु है और इस बर्तन की तली पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई बल्ब जला देते हैं या कोई सिक्का रख देते हैं और हम इस फिगर की हेल्प से वास्तविक और आभासी गहराई के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बर्तन में, यहां हम बताना चाहें अगर इसे, माना किसी बर्तन में कैपिटल H गहराई तक जल भरा है जिसका अपवर्तनांक, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ANW है। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ANW है। ओके, मान लिया कि बर्तन की तली पर कोई वस्तु स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब स्थिति A से देखने पर दिखा रखे चित्र में I पर बन रहा है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। तो बाकी स्थितियां हमने देखे बेटा, ये प्रकाश की ये वस्तु होगी, वस्तु से प्रकाश की जो किरण चलेगी, ये माध्यम की सीमा बी पॉइंट पे माध्यम चेंज होगा। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो ये विलंब से दूर हटेगी, अपने वास्तविक पथ से दूर हटती हुई। अगर इस रेखा को, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है, अगर इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो एक ये आपतित किरण हो जाएगी और ये अपवर्तित किरण जहां पर इंटरसेप्ट करेंगे आपस में, वो हमारा प्रतिबिंब I बनाएंगी। हम लोगों को इस फिगर की हेल्प से आर्टिकल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम लगाइए तो स्नेल का नियम आपको याद होगा, sin I अपॉन sin R। और याद रखिए, प्रकाश जिस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा उसका अपवर्तनांक देखा जाता है। प्रकाश की किरण जल से किस में जा रही है, वायु में, तो हमें जल के रेस्पेक्ट में वायु का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। तो W म्यू ए या
WN, सॉरी मैंने क्या मान रखा, WN मान रखा, तो इसे WN ही लिखता हूं, म्यू ए भी लिया जा सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। चित्र से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, ओबीसी, ओबीसी साइन आई, बताइए साइन आई क्या होगा, साइन आई होगा लंब, इस कोण के सामने की भुजा होगी ये लंब बटे कर्ण, तो इसे लिखेंगे हम BC अपॉन OB एंड ट्रायंगल IBC में साइन आर निकाल लेंगे, साइन आर शुड बी इक्वल टू BC अपॉन IB। अब क्या करना है, अब हमें करना है, अब साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू रखनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई, साइन आई की वैल्यू बेटा BC अपॉन OB, और इसकी वैल्यू कितनी है साइन आर की, BC अपॉन IB। तो आप देखेंगे BC से BC कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो इससे क्या आएगा, ये आएगा IB अपॉन OB, दिस इक्वेशन IB अपॉन OB। अब एक बात समझिए, क्योंकि आपकी जो आंख की पुतली होती है वो छोटी होती है, और इस प्रतिबिंब को आई पर दिखाई देने के लिए ये जरूरी है कि IB और IB लगभग होना चाहिए IC के, और OB लगभग होना चाहिए OC के। तो इस स्थिति में, परंतु स्थिति ये है कि OB लगभग किसके इक्वल है, OC के, एंड IB लगभग है अप्रोक्सीमेटली IC के इक्वल, तो इससे एक रिलेशन बना। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम देखना चाहेंगे ये रिजल्ट हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। दिस शुड बी इक्वल टू, IB को क्या लेना है बेटा IC, और OB को क्या लेना था लगभग OC, और ये किसके इक्वल आया, WNA के। और या क्योंकि वायु के सापेक्ष, यहां पे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, और अपवर्तन किसके थ्रू हुआ, जल से वायु में हो रहा, तो हमें लिखना पड़ेगा A एंड W उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, या बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, A एंड W शुड बी इक्वल टू क्या होगा, OC अपॉन IC। और नॉर्मली एन W को हम लिख सकते हैं N, और OC क्या है, OC है वास्तविक गहराई, जिसे नाम दिया हमने कैपिटल H बटे IC क्या है, आभासी गहराई, जिसे हमने नाम दिया स्मॉल h। और इससे ये फार्मूला बना, अगर हमें किसी बर्तन के अंदर किसी गहराई तक जल दिया हुआ है, उसका अपवर्तनांक हमें पता हो, तो इस फार्मूले की सहायता से आप लोग उसकी आभासी गहराई ज्ञात कर सकते हैं अगर अपवर्तनांक दिया हुआ है। और अगर द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात से इस वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। आप इस टॉपिक को नोट कर लें, देख लें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करते हैं। अरे ये तो यार दिख नहीं रहा भाई, चलो आप लोग समझदार हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, नॉर्मल शिफ्ट। इसी टॉपिक का हिस्सा है वस्तु की स्थिति में विस्थापन, नॉर्मल शिफ्ट। इसका मीनिंग ये है कि अगर वस्तु को द्रव से होते हुए बाहर वायु में देखा जाए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब इस द्रव के अंदर, सघन माध्यम के अंदर कितना विस्थापित होता है, उस विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, उस विस्थापन को नाम दिया जाता है नॉर्मल शिफ्ट, या वस्तु की स्थिति में विस्थापन। तो चित्र से अगर हम इसे दिखाना चाहें, आप समझ जाएं, चित्र से नॉर्मल शिफ्ट यानी कि विस्थापन
ओ आई आएगा, ओ आई शुड बी इक्वल टू ओ सी माइनस आई सी। तो ओ आई से हमने से x मान लिया, तो ओ सी कितना है, ओ सी हमारा है आभासी वास्तविक गहराई, सॉरी वास्तविक गहराई, ओ सी हमारा कितना वास्तविक गहराई और आई सी है हमारा आभासी गहराई। बट हमने फार्मूला पढ़ा अभी, चूंकि n बराबर होता है h अपॉन स्मॉल h, तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी स्मॉल h की इन टर्म्स ऑफ h अपॉन n। तो इसलिए यू मे राइट हियर x इज इक्वल टू क्या होगा, h माइनस का कैपिटल H अपॉन कितना n, तो x इज इक्वल टू h कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस का 1 अपॉन n। तो इस सूत्र से हम इस वस्तु का द्रव के अंदर आभासी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसका विस्थापित कितनी होगी, वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से प्रतिबिंब की स्थिति तक आने में कितना विस्थापन होगा इसके अंदर, तो उसे फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला x इज इक्वल टू h 1 माइनस 1 अपॉन n। तो नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। ओके